हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई उससे ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, घर के सभी फैमिली मेंबर्स आपके बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने पास ये रमेश सिंह की सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें 21 के 21 चैप्टर में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक एक टॉपिक पर बहुत ही डिटेल डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको पिछली कुछ क्लासेस के अंदर करा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं जो टॉपिक उठाऊंगा दैट इज WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर। आप जानते हो मेरे पास दो तरीके हैं पढ़ाने के। पहला तरीका ये कि मैं सीधा अभी टॉपिक पर आता हूं, आपको पढ़ाना शुरू करता हूं और डेफिनेटली आपको मजा आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि पहले मैं आपको बताऊं WTO क्या होता है, WTO क्यों बना, WTO से पहले कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी। जितना ज्यादा आपका बेसिक स्ट्रांग होगा ना, कॉन्सेप्ट्स उतने ज्यादा क्लियर होंगे। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं तो आज की क्लास में मैं ये टॉपिक नहीं कराऊंगा, ये कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इस टॉपिक को सही तरीके से करने के लिए आपको WTO का प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप WTO के जो रोल है ना, ये सारे के सारे WTO के रोल है। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी कोविड क्राइसिस में WTO में कोविड शील्ड को लेकर कौन सा वो ट्रिप्स एग्रीमेंट था जिसके तहत बहुत ज्यादा बातें की गई थी। यानी मैं करंट अफेयर के भी टॉपिक अभी इस क्लास के अंदर उठाने वाला हूं। तो आज की क्लास है WTO के नाम की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। और दोस्तों, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो विश्वास मानो, अगले आधे घंटे के अंदर मैं WTO से रिलेटेड इतना उम्दा क्वालिटी का आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और जिंदगी में WTO से रिलेटेड कहीं भी कोई बात होगी तो आपके दिमाग में हर चीज बिल्कुल प्रिंट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए। अब क्योंकि आज ये टॉपिक तो नहीं करें, आज तो हम WTO करें, तो इसलिए आज हम बुक को रेफर ना करके इन नोट्स को रेफर करेंगे। ठीक है, अब बहुत से बच्चे होते हैं मुझसे कहते हैं सर ये नोट्स कैसे हम ले सकते हैं, आपके बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए लिखने का। तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको सारे के सारे ये नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं बात करता हूं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, WTO क्यों आया, कैसे आया, उसके पीछे की हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। सुनो, आप जानते हो सन 1929 और 30 के अंदर द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन आया था। ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन का मतलब है कि अमेरिका के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पूरी तरीके से फेल हो गए। और दोस्तों, आप जानते हो अमेरिका से कई सारी कंट्रियाँ जो है वो कनेक्टेड है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो अगर किसी एक कंट्री पर कोई ट्रेड डेफिसिट आता है तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पे देखा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जब हमारे US के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया, वहाँ की जो बैंक्स हैं वो फेल हो गई, वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एकदम से ब्लास्ट हो गया। तो ऐसे में देखा गया कि भाई अमेरिका जैसी कंट्री जो सुपर पावर कंट्री के अंदर काउंट की जाती है, उसके साथ ऐसा हो गया तो भाई साहब अब तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो इस बात से अमेरिका वाले बहुत ज़्यादा नाराज थे खुद की पॉलिसी को लेकर। तो अमेरिका ने बोला कि भाई ऐसा है, अब हम इंपोर्ट को पूरी तरह से रोक देंगे। यानी कि क्योंकि बाहर से माल आता है तो दूसरे देश का व्यापार बढ़ता है। मान लो अमेरिका के अंदर बाहर से कोई चीज़ मंगवाई जा रही है, इंपोर्ट हो रही है, तो ऐसे में अमेरिका को तो नुकसान है और बाहर वाली जो कंट्री जो उन्हें एक्सपोर्ट करे उसका फायदा है। तो ऐसे में उन्होंने एक एक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था स्मूथ हॉले एक्ट 1930। ये कहाँ लॉन्च किया गया था? US में लॉन्च किया था। अगर मैं इस एक्ट की मोटा मोटी बातें बताऊं या ऑब्जेक्टिव बताऊं तो इस एक्ट में ये लिखा हुआ था कि भाई अब US में कोई भी पर्सन इंपोर्ट नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो अप करनी पड़ेंगी, क्योंकि हाई इंपोर्ट की वजह से US के अंदर जॉब लॉस हो रही है, US का मार्केट क्रैश कर गया है, ये सभी रीजंस बताए गए। अब आप जानते हो कोई भी जब बड़ा आदमी कोई काम करता है तो उसके फॉलोअर्स बहुत होते हैं, उसी चीज को सेम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जब US ने इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी इस एक्ट के दरमियान, तब क्या किया, बाकी जो कंट्रीज थे उन कंट्रीज ने भी इसी की देखा देखी में अपने यहाँ पर क्या कर दिए, डोमेस्टिक एरिया में इस टाइप के एक्ट गवर्न करने शुरू कर दिए। अब जब हर कंट्री अपनी इंपोर्ट को बैन करेगी तो एक्सपोर्ट कौन करेगा? प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर हर कंट्री ये लॉ एप्लीकेबल करवा देगी अपने अपने देश के अंदर तो एक्सपोर्ट कौन करेगा? कहीं ना कहीं इससे व्यापार पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट गया, एक तरह का टैरिफ वॉर छिड़ गया हमारे यहाँ पर। माना जाता है कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो इसी बात को लेकर हुआ था, कहा जाता है। ऐसा रियलिटी क्या है वो तो किसी को नहीं पता, बट कहा जाता है कि उसके पीछे का कहीं ना कहीं रीजन भी यही था। तो बात करते हैं कि अब एक बात तो, हर बंदा अगर इंपोर्ट को रोकने की कोशिश करेगा तो एक्सपोर्ट कौन करेगा? अब अगर कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा तो फिर हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इंटरनेशनल ट्रेड बंद होने से कोई भी इकॉनमी जो है वो पनप नहीं सकती, ये तो बात आप मान के चलो। तो इस बात को गंभीरता में लेते हुए सन 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी टाइम पर US ने एक मीटिंग बुलाई, और वो मीटिंग बुलाई ब्रिटेन वुड के अंदर। तो क्या था, उस मीटिंग के अंदर 44 कंट्रीज आई थी, 44 मेंबर कंट्रीज आई थी। आप जानते हो इंडिया भी उसका एक पार्ट है, यानी कि उस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया भी शामिल थी। अब आप कहोगे सर इंडिया कैसे शामिल हो सकती है, 1944 में तो हमारा देश गुलाम था। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो उसके अंदर जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शामिल हुई थी, जो कि इंडिया के बिहाफ पे गई हुई थी।
तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था सन 1944 में, याद करने के लिए 1944 में हुई थी और 44 अलाइन कंट्रीज ने या नेशन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और ये माउंट वॉशिंगटन होटल में हुआ था जो कि सिचुएटेड है ब्रिटेन वुड, इसीलिए इसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, दो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आए, मैंने यहाँ लिखा नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ, दो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आए। यूएस की तरफ से जो इकोनॉमिस्ट आए थे वो थे डेक्स्टर वाइट और यूके की तरफ से एक इकोनॉमिस्ट आए थे जिनका नाम था जेएम केनीज। आपने इनकी भी थ्योरीज कई सारी पढ़ी होंगी, केनीज थ्योरी वगैरह। तो डेक्स्टर वाइट और जेएम केनीज और भी कई सारे लोग थे बट पॉपुलरली ये दो लोग थे। इन लोगों ने मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई और ज्वाइंट प्लान बनाया। उस प्लान के अंदर इन्होंने बोला कि अगर हम चाहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन ना हो दोबारा, क्योंकि जब भी वॉर होती है ना तो दोस्तों इससे एक इकोनॉमी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ऐसा नहीं कि जो दो लोग लड़ रहे हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, उससे जितने भी लोग कनेक्टेड है, व्यापार से कनेक्टेड है, उन सभी इकोनॉमी पर उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। लड़ाई किसी भी कंट्री के लिए कभी भी सही नहीं है, चाहे अगर यूएस भी इतनी सुपर पावर है, अगर वो भी लड़ेगी तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट ही है एक लेवल पे देखें। बस फर्क इतना है कि किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम, बट नेगेटिव पॉइंट है। तो अब यूएस ने बोला कि भाई ऐसा वर्ल्ड वॉर जो है वो दोबारा ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, मैं आपको बता दूं, ये मीटिंग 1 तारीख से लेकर 22 जुलाई तक चलती रही। 1944 में 1 से लेकर 22 जुलाई तक, यानी 21 दिन तक ये पूरी मीटिंग चली, या कह लो 22 दिन तक ये पूरी मीटिंग चली। उसके बाद फाइनलाइज किया गया कि भाई अब ऐसा है कि हम अपने यहाँ पर 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन करेंगे। कितनी? 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक थी आपकी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी को बच्चे क्या बोल देते हैं? वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। जबकि इसमें जब आप IDA जोड़ोगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तब जाके बनता है वर्ल्ड बैंक, बट एक कॉमन इंसान इसी को क्या बोल देता है? वर्ल्ड बैंक। यानी ये वो टाइम था जब वर्ल्ड बैंक को बनाया गया, कब? 1944 के अंदर। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बात मैं सच बता रहा हूँ, कभी सोचो मजाक कर रहा हूँ। ये दोनों बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पर खोली गई। इसका काम था जितनी भी कंट्रियां वॉर से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है उनको लॉन्ग टर्म का फाइनेंस कौन प्रोवाइड करवाएगा? IBRD प्रोवाइड करवाएगा। और IMF का काम था कि जिन इकोनॉमी का BOP नेगेटिव में आ जाता है, एडवर्स BOP आ जाता है, उनके एडवर्स को बैलेंस करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन कौन प्रोवाइड करवाएगा? IMF प्रोवाइड करवाएगा। आप जानते हो हमारे इंडिया के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारा पॉजिटिव BOP बना ही नहीं, नेगेटिव ही बना है। तो ऐसे केस में बैलेंस करने के लिए हम हर साल IMF से SDR के थ्रू लोन लेते हैं। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट होती है जो इनकी करेंसी होती है, जिसमें 5 बास्केट होती है। आप जानते हो डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज रेमर्गनी, इसको इंक्लूड किया जाता है, उसको बोलते हैं SDR। तो IMF जब भी लोन देती है SDR के अंदर देती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ IBRD और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों के दोनों बहुत ही सक्सेसफुल रहे और लगभग 1947 तक ये अस्तित्व में भी आ गया और लोग इन्हें जानने भी लगे और उनका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ये किस लिए खोली गई थी कि दो कंट्रियों के बीच में कहीं कोई ट्रेड बैरियर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं इंटरनेशनल ट्रेड को रोका जा रहा हो। इन चीज़ों पर मॉनिटरिंग करने के लिए जो हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, रियलिटी के अंदर जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तब हमने सोचा कि हम इसके अंदर 56 कंट्रियों को इंक्लूड करेंगे। कितनी? 56 कंट्रीज को इंक्लूड करेंगे। हमने 56 कंट्रीज को इन्विटेशन दिया, बट उसमें से सिर्फ 53 मेंबर कंट्रीज ही ने हामी भरी। लेकिन 3 बड़ी बड़ी इकॉनमी थी जिन्होंने इस पर हामी नहीं भरी, जिसमें एक USSR था और एक US था, एक और कोई थी। अब आप एक बात सोचो, इंटरनेशनल लेवल में हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और उसका मेंबर जो है वो US ना बने, तो क्या उस ट्रीटी का या उस मीटिंग का कोई फायदा है जब US ही नहीं है? US अपने आप में एक बहुत बड़ा शेयर जो है प्ले करती है, तो US का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब लोगों ने देखा, वहाँ के जो मेंबर्स थे उन्होंने देखा कि भाई हमने ITO तो बना लिया, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो बना लिया, लेकिन इसमें सिर्फ 53 छोटी छोटी मेंबर कंट्रीज आई हैं, लेकिन जो मेन कंट्री थी USA उसने आने से मना कर दिया, क्योंकि USA के अपोजिशन में जो कांग्रेस पार्टी थी उसने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। तो वो प्लान जो है वो चौपट हो गया, तो US इसमें शामिल नहीं हो पाया। फिर भी हमने कहा चलो इसे चलने दो, तो लेकिन हमने देखा कि ये ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया, क्योंकि मेन पार्टीज इसमें नहीं थी, छोटे छोटे लोग थे, कोई किसी मानता नहीं था। जब एक बड़ा इंसान होता है तभी बात बनती है ना कि वो दूसरों के मारे पीटे दबाव डाले, तो उसके लिए US था नहीं इसमें। तो ये बनाई तो गई थी लेकिन पूरी तरह फेल हो गई। इसीलिए ब्रिटेन वुड ट्विंस में सिर्फ 2 लोगों का नाम आता है, IBRD और IMF का आता है, इसका नहीं आता। ठीक है, इसीलिए ब्रिटेन वुड ट्विंस इन दोनों को बुलाया जाता है। क्लियर हुआ? चलो, इसके बाद क्या हुआ, अब लोगों ने कहा, मतलब कंट्री ने कहा कि भाई देखो हमें इंटरनेशनल ट्रेड तो करना है। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो तो काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें US शामिल नहीं हुआ, तो एक काम करता है, अभी टेम्परेरी रूप से हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला, मैंने कहा फिर कंट्रियों ने सोचा एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। और उस एग्रीमेंट में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जिनेवा में हुई थी। कब? 1947 में। याद करने की अच्छी ट्रिक है कि हमारा देश आज़ाद 1947 में होता, तो वहाँ से याद कर लेना। जिनेवा में, जिनेवा कहाँ की राजधानी बताओ, देखते हैं कमेंट में कौन सा इसका आंसर दे। जिनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी। ठीक है,
तो जिनेवा में कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें कहा गया कि हम एक ना टेम्परेरी रूप से एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट करते हैं। मल्टीलेटरल मतलब दोनों साइड से एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट का नाम है गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्या नाम दिया गया? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका नाम दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? 1947 में। ये जस्ट एक एग्रीमेंट था, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये बस एक एग्रीमेंट था जो डिफरेंट कंट्रीज ने इसको साइन किया था। जब इस गैट का गठन किया गया था तो गैट के जब स्टार्टिंग में सिग्नेटरी जो मेन कहते हैं ना जो फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज हैं वो सिर्फ 23 कंट्रीज थी, ठीक है। और इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर 1947 में हुई। ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया गया 1 जनवरी 1948 में। तो जब गैट को बनाया गया, इस एग्रीमेंट को बनाया गया, उस टाइम सिर्फ 23 मेंबर कंट्रीज ने इस पर क्या किया था? सिग्नेचर किए थे। और कहा जाता है कि इसके अंदर जब लास्ट मीटिंग हुई तब 123 नेशन थे इसके अंदर, मतलब जो पहले 23 नेशन थे वो बढ़ के कितने हो गए थे? 123 नेशंस हो गए थे। कब? 14 मार्च 1994 में। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। और इसकी जो मीटिंग्स होती थी उन मीटिंग्स को राउंड बोलते थे। कहता है ना द मीटिंग जो गैट में होती है उसे क्या बोलते हैं? राउंड। अच्छा, राउंड ऐसा नहीं था कि हर साल होगी, जब मुद्दा कोई मिलेगा तो हम मीटिंग कर लेंगे। तो ऐसी कई सारी मीटिंग हुई। तो उसके अंदर जो 8th राउंड था, ठीक है, उसको बोला था उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड क्यों बोला था? क्योंकि उरुग्वे में ये मीटिंग हुई थी, ये राउंड जो है उरुग्वे में हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? उरुग्वे राउंड। अब उरुग्वे राउंड आपके लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने गैट में कुछ चीज़ें देखी, गैट में कुछ चीज़ें देखी, कुछ लिमिटेशंस देखी। गैट में क्या लिमिटेशन देखी कि गैट जो बेसिकली जो टैरिफ इंपोज करता है वो सिर्फ गुड्स में करता है, वो सर्विसेज की बात नहीं करता। यानी वो ना एग्रीकल्चर की बात करता, ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करता। देखो एग्रीमेंट तो बनाया लेकिन उसका स्कोप देखा गया थोड़ा कम था। दूसरा एक वीक पॉइंट ये था कि जो गैट था वो एप्लीकेबल ट्रेडिंग और मर्चेंटाइज गुड्स के लिए था, बाकी जो गुड्स हैं उनके लिए नहीं था, ना सर्विसेज के लिए था। ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं थी, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था। मतलब कह सकते हो, ये मैं लिमिटेशन पढ़ा रहा हूँ आपको कि ये जो गैट है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट है। और जो इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उनको कभी मेंबर का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि मेंबर तब बनते जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये एक एग्रीमेंट है। ये क्या है? एक एग्रीमेंट है। तो इनको कोई मेंबरशिप नहीं मिली। इनको क्या मिला है? इनको बोला था कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मतलब कि जिन जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो क्या है? इनकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, ठीक है। तो गैट की ये क्या थी? कुछ लिमिटेशंस थी। अब इन लिमिटेशंस को इस 8वें राउंड के अंदर उठाया गया और उरुग्वे राउंड में बोला गया भाई गैट तो हमने बना लिया लेकिन उसकी ये खामियां हैं। तो कहा गया इन खामियों को दूर करने के लिए अब हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा। इस गैट को रिमूव करके हमें लाना पड़ेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। और WTO को ये सारी की सारी पावर दी जाएगी जो गैट में नहीं देगी। अब आप कहोगे सर ये तो हम गैट में भी कर सकते। नहीं दोस्तों, गैट एक एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट की एक लिमिटेशन होती है, ये नहीं कि एग्रीमेंट को वो सारे काम दे दो जो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती हो। तो ऐसे में अब हमें जरूरत पड़ेगी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। तब जाके हमने इस गैट को खत्म करके 8वें राउंड के अंदर जो उरुग्वे राउंड था उसमें इसको रिप्लेस करके क्या बना दिया? WTO बना दिया। इसीलिए कहा जाता है उरुग्वे राउंड में इसको रिप्लेस करके WTO बना दिया गया। बोलो क्लियर है? अब क्या था गैट में? जैसे आपने देखा ये उसकी लिमिटेशन थी, लेकिन गैट की एक सबसे अच्छी खासियत जानते हो क्या थी? जो वर्ल्ड वाइड फेमस थी। मतलब गैट का काम बहुत सारे अच्छे थे लेकिन उनमें से एक काम बहुत अच्छा था गैट का, वो फॉलो करता था प्रोटोकॉल फॉर प्रोविजनल एप्लीकेशन गेव गैट अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लेट सपोज कि गैट के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे इंटरनेशनल लॉज को लेके। तो गैट ये बोलता था कि अगर किसी कंट्री ने उसके रिगार्डिंग अपने डोमेस्टिक लॉज बना रखे हैं तो ऐसे में उसे गैट के इंटरनेशनल लॉज को मानने की जरूरत नहीं है, वो अपने डोमेस्टिक लॉज को भी मान सकता है। यानी जहां पर दो लॉज के बीच में कंफ्लिक्ट आ जाता है उस समय गैट पीछे हो जाता है और कहता है कि जो डोमेस्टिक लॉज चल रहे कंट्रीज में वो आप फॉलो अप कर सकते हो। आई बात सुने, ये बहुत ही अच्छी चीज थी गैट के अंदर। तो आपने देखा गैट की कुछ लिमिटेशंस थी। उसके बाद हमने क्या बनाया? उरुग्वे राउंड में WTO को बनाया। अब जब हमने WTO को बनाया तो बेसिकली क्या था WTO? अब इसके बारे में ये देखो, अगेन बोलो, नोट चाहिए तो आप हमें उस पर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। अब जब WTO ऑफिशियली आया तो ये कब आया? 1 जनवरी 1995 को। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि वो कौन सा राउंड था जिसमें WTO को बनाया गया? तो आप कहोगे गैट का 8वां राउंड था जिसको उरुग्वे राउंड कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है IAS प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ बोली गई कि यहां से पढ़ो, द WTO ऑफिशियली कमेंस ऑन 1 जनवरी 1995 अंडर द
मुकरेश एग्रीमेंट साइन 123 नेशंस। अब आप कहोगे सर ये 123 नेशन कहाँ से आ गए? अच्छा एक बात बताओ, गेट के अंदर कितने मेंबर कंट्रीज हो गए थे? 123। तो जब हमने गेट को ही रिप्लेस करके WTO बना दिया तो ये 123 तो होंगे ही ना उस टाइम पर। तो ये इसीलिए कहा गया कि उस टाइम पर जब 15 अप्रैल 1994 को इसको डिक्लेयर किया गया WTO को, उस टाइम पर 123 नेशन थे। क्लियर है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश है। इसका पर्पज होता है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना होता है। इसमें जो मीटिंग होती है उसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। अब आप मुझे एक बताओ कि गेट के अंदर जो मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? राउंड्स। और जो WTO के अंदर मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपको ये समझना है कि WTO का जन्म कैसे हुआ? WTO का जन्म जबकि जो है वो इसके बड़े भाई गेट से हुआ। गेट को रिप्लेस करके, उस एग्रीमेंट को रिप्लेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको नाम क्या दिया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको क्लियर हो गया? देखो जब हम WTO से रिलेटेड आप कोई भी बात पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि भाई WTO क्या है, कैसे बना, क्यों बना, ये सारी चीजें। WTO की हर दूसरे साल मीटिंग होती है। ये हर साल नहीं मीटिंग करता, ये जो मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस करता है हर 2-2 साल पर करता है। पहली मीटिंग इसकी सिंगापुर में थी 1996 के अंदर। 1994 में बना था, 2 साल बाद 1996 में इसकी क्या हुई? मीटिंग हुई पहली। कहाँ पर हुई? सिंगापुर में। याद कर लेना ये चीज़, ठीक है। अब क्या है, WTO बेसिकली बहुत सारे फंक्शनिंग करता है। मैंने तो मोटा मोटी यहाँ पर लिखा हुआ है कि WTO बेसिकली क्या करता है? इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने का काम करता है, व्यापार को बढ़ाने का काम करता है। अब थोड़ा सा मैं एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, कंट्री के प्रोस्पेक्टिव से। कंट्री क्या सोचती है इंटरनेशनल लेवल को लेकर? इंटरनेशनल ट्रेड में हर कंट्री चाहती है इंपोर्ट को कम करना, क्योंकि इंपोर्ट करने से उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम होता है। और हर कंट्री चाहती है एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं। तो हर कंट्री एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने एक्सपोर्टर को कुछ इंसेंटिव देती है। अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो तो उसको इंसेंटिव के रूप में MIES मिलता है, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम। और अगर वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है तो उसको मिलती है SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम, ठीक है। मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी टाइप के बेनिफिट्स इसमें एक्सपोर्टर को दिए जाते हैं, जिसमें उन्हें नॉमिनिकेचर का दर्जा दिया जाता है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, वैसे तो अभी खत्म हो गए। तो इस टाइप के दर्जे इसमें दिए जाते हैं एक्सपोर्टर को। बट इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो हर कंट्री चाहती है इंपोर्ट को कम करना। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट कम करने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बचा रहेगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे यानी बाहर का माल ज़्यादा मांगे तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है हमें वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इंपोर्ट कम हो, इस वजह से लोग क्या लगाते हैं? बैरियर। हर कंट्री क्या लगाती है? बैरियर। बैरियर 2 तरीके से लगाती है, टैरिफ और नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है कि जब आप बैरियर लगाते हो प्राइस कोड पे, क्या बाहर से अगर आईफोन मंगाओगे तो 30,000 वाला आईफोन आपको 60,000 का पड़ेगा। तो आपने जैसे ही प्राइस बढ़ा दी अल्टीमेटली लोगों का इंपोर्ट लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। खत्म नहीं होगा लेकिन हाँ कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर थोड़ा कम खतरनाक होता है क्योंकि एटलीस्ट बस चीज़ महंगी होती है बट आप एटलीस्ट मंगा तो सकते हो। और आपके पास परचेसिंग पावर है तो आप कितनी भी यूनिट मंगा सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर होता है इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि आप बाहर से एक पर्टिकुलर ये माल मंगा सकते हो 1 साल के अंदर। लेट सपोज 100 यूनिट मंगा सकते हो या 200 यूनिट, उसके बियॉन्ड नहीं मंगा सकते हो। तो ये ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे में आपका व्यापार रुक सकता है। आपको ज़्यादा यूनिट की जरूरत है फिर भी आप नहीं मंगा सकते, लेकिन टैरिफ में एटलीस्ट ये तो महंगे रेट पे मंगा तो सकते हो। तो टैरिफ बैरियर का इंपैक्ट प्राइस पर जाता है और नॉन टैरिफ का किस पर जाता है? क्वांटिटी पर जाता है। अब जो टैरिफ बैरियर होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, नॉन टैरिफ थोड़ा कम खतरनाक होता है। अब इसीलिए जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि कंट्रीज जो हैं वो इस टाइप के टैरिफ ना लगाए। किस टाइप के? नॉन टैरिफ, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बार बार पॉलिसीज बनाती है कि अपनी नॉन टैरिफ को कन्वर्ट करो टैरिफ के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टैरिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैरिफिकेशन बोलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है नॉन टैरिफ को रिमूव करो और आपको लगाना है तो टैरिफ लगाओ। तो यहाँ से यहाँ तक के जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं टैरिफिकेशन। अब टैरिफ में क्या क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। टैरिफ के अंदर होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी ओरिजिन। ये वो टैक्स है जो एक्सपोर्टर लगाता है ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर जहाँ पर माल जा रहा है वो कंट्री टैक्स लगाएगी। स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब होता है 1 किलो माल मंगाए तो 10 रुपये पर केजी के हिसाब से ड्यूटी देनी पड़ेगी, उससे स्पेसिफिक होता है। एड वॉल्यूम ड्यूटी का मतलब होता है परसेंटेज के हिसाब से, कितने का भी माल मंगाओ जो उसकी कीमत है उसका 10%, 20% जो भी है, यानी परसेंटेज की टर्म में हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे। कंपाउंड ड्यूटी होता है इन दोनों का मिक्सचर होता है जिसमें हम परसेंटेज भी लगाते हैं और स्पेसिफिक रेट भी लगा देते हैं। रेवेन्यू टैरिफ का मतलब होता है कि एक कंट्री अपने पास टैक्स इसलिए लगाती है ताकि वो पैसा कमा पाए। पाकिस्तान इंपोर्ट पर इंपोर्ट टैक्स इसलिए लगाती है ताकि वो खूब सारा पैसा कमा पाए। प्रोटेक्टिव टैरिफ का मतलब होता है कि कोई कंट्री इंपोर्ट पर टैक्स इसलिए लगाती है ताकि वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर पाए। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि जैसे चाइना है, चाइना क्या चालबाजी चलता है कि अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम पर माल बाहर बेचता है जिससे कि बाहर का मार्केट टूट जाए। तो ऐसे में जितनी उसने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके बेचा है उतना ही टैक्स हम लगा देते हैं
इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि अगर कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते टाइम सब्सिडी देता है तो उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता है, तो ऐसे में उतने ही बराबर के रेट एक्सपोर्टर इंपोर्टर कंट्री क्या लगा देती है, टैक्स के रूप में लगा देती है। इसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सिंगल कॉलम टैरिफ का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रेट है जो सभी के लिए डिसाइडेड है, इतना टैक्स लगेगा। डबल कॉलम में क्या होता है कि जो हमारी मोस्ट फेवर्ड नेशन है उनके लिए टैक्स रेट अलग होता है, और जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में आता है उनके लिए टैक्स रेट अलग होता है। बात समझ आई? तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो WTO वो फंक्शनिंग करता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई कि WTO जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है। ठीक है, बाकी कोटा वोटा सिस्टम तो बस आपको ऐसे समझ लो, बाकी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ, आपको WTO के रिगार्डिंग पूरी चीज़ क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक